Hello students, I am Rafiq and I welcome you in this class of रियल एनालिसिस। पिछली क्लास में हमने एक सीक्वेंस के लिमिट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और लिमिट पॉइंट का अंतर समझने का प्रयास किया था। अब हम उस बात को रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस के हमने इस प्रकार के वर्गीकरण तो पढ़े हैं, एक परिबद्धता के आधार पर, यानी अपर बाउंडेड सीक्वेंस, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेस पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी निरंतर वर्धमान अनुक्रम, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस यानी एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस यानी निरंतर ह्रासमान अनुक्रम। तो बाउंडनेस के आधार पर और बढ़ने या घटने के आधार पर हमने सीक्वेंस के प्रकार पढ़े थे। एक कांस्टेंट सीक्वेंस भी था और एक तत्समक अनुक्रम यानी आइडेंटिटी सीक्वेंस भी था। अनुक्रम के एक दूसरे बेस पर जो और 3 प्रकार बनते हैं वो हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, डाइवर्जेंट यानी अपसारी और ऑसिलेटिंग यानी दोलायमान। दोलायमान बोल देते हैं या दोलनी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो कोई भी अनुक्रम इन 3 में से किसी एक प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग। तो ये क्या होती हैं, ये हम अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है वो अच्छी तरह पढ़ लिया है, समझ लिया है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी कोई रियल नंबर जिसकी लिमिट हो। इफ़ L इज़ ए रियल नंबर एंड L इज़ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस xn, then the sequence xn is called convergent sequence। अगर किसी अनुक्रम की सीमा कोई वास्तविक संख्या हो यानी सीमा विद्यमान हो, लिमिट एग्जिस्ट्स, तो उस अनुक्रम को अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। और सीमा विद्यमान होना क्या होता है और सीमा क्या होती है वो हम काफ़ी डिटेल्स में समझ ही चुके हैं। तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा फिर ये हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम या कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई अनुक्रम xn अभिसारी कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या L इसकी सीमा हो। और L इसकी सीमा है उसका मतलब क्या होता है, तो वो वही सीमा की परिभाषा लिखी जाएगी। यदि एक वास्तविक संख्या L इसकी सीमा हो अर्थात स्विच एप्सिलॉन के संगत एक ऐसा n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी एक नेचुरल नंबर n0 विद्यमान हो कि xn की L से दूरी मॉड ऑफ xn माइनस L प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो n के उन सब मानों के लिए जो इस निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 से बड़े हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ये जो कंडीशन है ये डिस्टेंस के रूप में लिखी हुई है यानी मॉड के रूप में लिखी हुई है। मॉड ऑफ xn माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब इंटरवल के रूप में लिखें तो हो जाएगा xn बिलोंग्स टू नेबरहुड L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। ये और ये एक ही बात है। L जो रियल नंबर है
उसका एप्सिलॉन रेडियस का ये नेबरहुड बना दिया। अब एक्सएन इस नेबरहुड में बिलोंग करेगा, तो तभी करेगा जब एक्सएन की एल से दूरी इस नेबरहुड के रेडियस एप्सिलॉन से कम हो। तो ये कहना कि मॉड ऑफ एक्सएन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, या ये कहना कि एक्सएन बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड, एक ही बात है। तो हमने एल सीमा है का मतलब क्या होगा कि कोई भी एप्सिलॉन लेकर एल का ये प्रतिवेश बना लिया, तो इस प्रतिवेश में अनुक्रम के पद विद्यमान होने चाहिए। कौन से पद? एक निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 से बड़े क्रम के सभी पद इसमें विद्यमान होने चाहिए। तो ये हमने अनुक्रम की सीमा की परिभाषा में पढ़ा था। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। जब हमने सीमा की परिभाषा अलग से पढ़ ली और समझ ली, तो अभिसारी अनुक्रम उसे कहते हैं जिसकी कोई वास्तविक संख्या सीमा हो। और जब अनुक्रम xn की सीमा l होती है, तो उस बात को हम सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ xn इज इक्वल टू l। अनुक्रम xn की सीमा l है। तो ये तो हो गया अनुक्रम का अभिसारी होना। कोई रियल नंबर उसकी लिमिट हो। लिमिट की परिभाषा में हमने देखा था कि लिमिट ज़रूरी नहीं है कि किसी अनुक्रम की हो ही, लिमिट हो भी सकती है ना भी हो। तो जिस अनुक्रम की लिमिट कोई रियल नंबर हो वो अभिसारी कहलाता है। और लिमिट का भावार्थ क्या है वो हमने लिमिट के कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर अनुक्रम xn की लिमिट l है, तो इसका मतलब है कि अनुक्रम के पद l की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। जितना n इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे अनुक्रम के पद इस निश्चित वास्तविक संख्या l की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसीलिए l के किसी भी नेबरहुड में अनुक्रम के केवल कुछ प्रारंभिक पदों को छोड़कर बाकी सारे पद विद्यमान होते हैं। तो ये तो हो गया अनुक्रम का अभिसारी होना। दूसरा है अनुक्रम का अपसारी या डाइवर्जेंट होना। तो अनुक्रम का डाइवर्जेंट होना क्या होता है, उस बात को भी समझ लें। अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है कि उसमें हर बड़े से बड़े पद से भी बड़ा पद मिल जाएगा, हर बड़े से बड़े रियल नंबर से भी बड़ा अनुक्रम में पद मौजूद होगा, तो वो अनुक्रम कहलाता है डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी। तो परिभाषा बहुत सिंपल सी हो जाएगी। अगर अनुक्रम एक्सन ऐसा है कि कोई भी रियल नंबर के ले लें, चाहे कितना ही बड़ा ले लें, उससे भी बड़ा अनुक्रम में पद विद्यमान हो, तो वो डाइवर्जेंट कहलाता है, डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी कहलाता है। और दूसरा होता है सीक्वेंस डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस अनंत को अपसरत पद, अपसरत डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी, वो कब कहलाएगा? जब अनुक्रम इस प्रकार का हो कि उस अनुक्रम में किसी भी छोटी से छोटी वास्तविक संख्या से भी छोटे पद मौजूद हों। अर्थात अगर के कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उससे भी छोटा अनुक्रम में पद मौजूद होगा। xn इज लेस देन k, देयर एग्जिस्ट n। बहुत सिंपल सा मतलब है। जो अनुक्रम डाइवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी होगा, उसमें हर बड़े से बड़े पद से भी बड़े पद हो जाएंगे, यानी उसके पद बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और जो अनुक्रम माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज होगा, वो ऐसा होगा कि उसमें हर छोटे से छोटे पद से भी छोटा पद मौजूद होगा, यानी उसके पद लगातार घटते घटते माइनस अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और इसमें पद लगातार बढ़ते बढ़ते अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस का कंसेप्ट है। यानी जब हम अगर कोई अनुक्रम अनंत की ओर अग्रसर हो या माइनस अनंत की ओर अग्रसर हो, तो उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अगर अनंत की ओर अग्रसर है तो हम कहते हैं डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी, और अगर माइनस अनंत की ओर अग्रसर है तो हम कहते हैं डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो जो अभी हमने समझी थी वही परिभाषा यहाँ लिखी है। अपसारी अनुक्रम या डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कोई पहले ये डाइवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी की डेफिनेशन है, फिर डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी की। फर्स्ट, कोई अनुक्रम xn इन्फिनिटी को डाइवर्ज कहलाता है यदि स्वेच्छ k बिलोंग्स टू r, यानी अनुक्रम xn अनंत को अपसरत या डाइवर्ज कहलाता है यदि कोई भी रियल नंबर k ले लें,
तो एक प्राकृतिक संख्या n ऐसी विद्यमान होनी चाहिए कि उतने नंबर का अनुक्रम का पद उस k से भी बड़ा हो। जैसे k का मान 100 ले लें तो 100 से बड़ा पद भी अनुक्रम में विद्यमान होना चाहिए। k का मान हम 1000 ले लें तो 1000 से बड़ा पद भी इस अनुक्रम में होना चाहिए। k अगर 1 लाख ले लें तो 1 लाख से बड़ा पद भी अनुक्रम में होना चाहिए। यानी हर बड़ी से बड़ी संख्या से भी बड़ा पद अनुक्रम में विद्यमान होना चाहिए, तब यह अनुक्रम कहलाता है डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी, और तब इसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सिमिलरली कोई अनुक्रम एक्स एन माइनस अनंत को अपसरत कहलाता है। सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, अगर हर रियल नंबर k के लिए ऐसा नेचुरल नंबर विद्यमान हो कि उतने भी नंबर का अनुक्रम का पद उस k से छोटा हो। का मतलब वही हो गया कि जो भी वास्तविक संख्या हम ले लें उससे छोटा पद अनुक्रम में होना चाहिए। अगर हमने ले लिया k बराबर 0 तो 0 से छोटा पद भी अनुक्रम में होना चाहिए कोई ना कोई। अगर हमने k बराबर ले लिया -1000 तो -1000 से भी छोटा पद होना चाहिए। जितनी भी छोटी संख्या हम सोच लें, छोटी से छोटी संख्या, उससे भी छोटे पद अनुक्रम में मौजूद होंगे। का मतलब अनुक्रम के पद माइनस अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब हम कहते हैं कि अनुक्रम माइनस अनंत को अपसरत होता है, और तब हम लिखते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गया डाइवर्जेंट अनुक्रम। अगर अनुक्रम डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी होगा या फिर डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है दोलायमान या दोलनीय अनुक्रम यानी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो इसकी कोई अपने आप में डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव डेफिनेशन हो जाएगी। यानी कोई अनुक्रम अगर कन्वर्जेंट भी ना हो और डाइवर्जेंट भी ना हो तो फिर वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाता है। यानी इसका मतलब यह है कि अनुक्रम के पद ना तो किसी एक निश्चित प्राकृतिक संख्या, निश्चित वास्तविक संख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और ना ही अनुक्रम के पद अनंत और माइनस अनंत की ओर जा रहे हैं। जैसे ये अनुक्रम है -1 + 1 -1 + 1, इसके पद इस तरह से अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसके पद, पहला पद -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, यानी इस तरह का सीक्वेंस है। इसके पद किसी निश्चित संख्या की ओर या किसी निश्चित संख्या के करीब से करीब नहीं जा रहे हैं, ना ही इसके पद इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हैं, ना ही इसके पद माइनस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हैं। ये सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, और इसलिए ये सीक्वेंस कहलाएगा ऑसिलेटिंग सीक्वेंस या दोलनीय अनुक्रम। तो ये 3 प्रकार हो गए अनुक्रम के, डाइवर्जेंट होना, कन्वर्जेंट होना और ऑसिलेटिंग होना। और कोई भी सीक्वेंस इन 3 में से एक प्रकार का होता है, या तो कन्वर्जेंट होता है यानी कन्वर्जिंग टू ए रियल नंबर, या डाइवर्जेंट होता है यानी डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी या डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी। और अगर इन दोनों में से कोई प्रकार का नहीं है तो वो कहलाता है ऑसिलेटिंग या दोलायमान सीक्वेंस। अनुक्रम के बारे में ये बातें हो गई। इसके बाद हम ले लें उपानुक्रम का कंसेप्ट, सब सीक्वेंस। जैसे हम जानते हैं कि एक सेट का सबसेट होता है, उदाहरण के लिए S इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स का सेट, इसी को हम कैपिटल N कहते हैं। ये एक सेट है। अब मान लो मैंने इनमें से एक छोड़ के एक नंबर ले लिया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मान लो इस सेट को कहूँ T, तो हम कहते हैं कि T इज़ ए सबसेट ऑफ S। सबसेट का कंसेप्ट दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो जैसे एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उसी तरह से एक अनुक्रम का उपानुक्रम होता है। उप अनुक्रम यानी उपानुक्रम, या उसको हम कहते हैं सब सीक्वेंस। अब वो कैसे बनेगा, तो उदाहरण से ही समझ लें। एक एक्सएन सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है 1/n वाला, तो इसके पद हो जाएंगे 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये एक अनुक्रम है। इस अनुक्रम के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया है। फिर हम एक लें प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम Vn। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं n²।
सीक्वेंस एन स्क्वायर यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अनुक्रम, यानी 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस। ये अनुक्रम कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम। इसमें दो विशेषता होनी चाहिए, एक तो ये कि इसका हर पद अपने आप में प्राकृतिक संख्या हो, जैसे इसके पद प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक ही है। तो एक तो ये जो वीएन अनुक्रम हम ले रहे हैं, इसका प्रत्येक पद अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ये मस्ट है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके सब जो पद हैं वो निरंतर वर्धमान होने चाहिए, यानी पहले से दूसरा बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं, दूसरे से तीसरा बड़ा, तीसरे से चौथा बड़ा, कंटिन्यूसली पद बढ़ते जा रहे हों। तो ये वीएन एक प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम ले लिया और एक्सएन कोई अनुक्रम था, तब एक अनुक्रम बनेगा एक्स वी एन, ये कहलाएगा इस वाले अनुक्रम का उपानुक्रम, सब सीक्वेंस। कैसे कहलाएगा? ये अनुक्रम बनेगा क्या? इसमें n बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाएं तो ये अनुक्रम बनेगा एक्स वी वन n बराबर 1 रखने पर, एक्स वी टू n बराबर 2 रखने पर, एक्स वी थ्री, एक्स वी फोर, ये होंगे एंड सो ऑन। और अब इसमें v1 v2 v3 के मान रख दें। v1 का मतलब क्या है? vn अनुक्रम का पहला पद v1 जो कि 1 है, तो v1 का मान 1 रख देंगे तो हो जाएगा x1। इसमें x v2 का मतलब vn अनुक्रम का सेकंड टर्म जो कि 4 है, तो v2 की वैल्यू 4 है, v3 की वैल्यू 9 है, vn अनुक्रम का तीसरा पद, तो ये x9, एक्स v4 यानी इसमें v4 कितना है? v4 है vn अनुक्रम का चौथा पद और चौथा पद है 16। तो पहले तो हमने v1 v2 v3 v4 के मान रख दिए 1 4 9 16 एंड सो ऑन, और अब x1 x4 x9 x16 की वैल्यू रख दें। x1 का मतलब xn अनुक्रम का पहला पद 1, x4 का मतलब xn अनुक्रम का चौथा पद 1/4, इसी तरह से नौवां पद 1/9 एंड 16वां पद 1/16 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस उस मूल सीक्वेंस का उपानुक्रम है, सब सीक्वेंस है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि वीएन का रोल क्या है, वीएन क्यों आया। वैसे सिंपली हमें ये करना था जैसे हम समुच्चय का उपसमुच्चय बनाने के लिए करते हैं कि समुच्चय का अगर हम उपसमुच्चय बना रहे हैं तो क्या करते हैं, उस उपसमुच्चय में समुच्चय के ही कुछ अवयव ले लेते हैं। कौन कौन से लें? कोई से भी ले सकते हैं, उपसमुच्चय बनेगा। जैसे हमने इस उदाहरण में समुच्चय का एक छोड़ के एक अवयव ले लिया, दूसरा चौथा छठा आठवां ले लिया तो ये उपसमुच्चय बन गया, और भी कोई अवयव ले लेते तो दूसरा उपसमुच्चय बन जाता। तो जैसे समुच्चय का उपसमुच्चय बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पद समुच्चय के कौन कौन से अवयव लेने उस उपसमुच्चय में। वैसे ही एक अनुक्रम का उपानुक्रम बनाने के लिए हमें करना केवल ये था कि उपानुक्रम के कौन कौन से पद ले रहे हैं ताकि उपानुक्रम बन जाए, मुख्य अनुक्रम के कौन कौन से पद ले रहे हैं जिससे कि उपानुक्रम बन जाए। तो यहाँ पर हमने ये जो उदाहरण के लिए उपानुक्रम बनाया है इसका, वो उसमें हमने कौन कौन से पद लिए हैं मुख्य अनुक्रम के? पहला लिया है, चौथा लिया है, उसके बाद 9वां, उसके बाद 16वां, पहला चौथा 9वां 16वां। तो कौन से वां पद लिया है, वो पदक्रम, यानी कि कौन कौन से पदक्रम के पद लेने हैं, पद नंबर कौन कौन से, वो पद नंबरों से भी एक अनुक्रम बन जाता है जो कि प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होता है। तो फिर एक्स वी एन करके उपानुक्रम बन जाता है। यानी एक्स वी एन जो उपानुक्रम है इसमें वी एन क्या है? वी एन भी अपने आप में एक उपानुक्रम है जो प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान उपानुक्रम है, अनुक्रम है। और ये केवल ये बताने के लिए है कि मुख्य अनुक्रम के कौन कौन से पद लेकर उपानुक्रम बनाना है। जैसे वी एन के पद 1 4 9 16 हैं, इसका मतलब मुख्य अनुक्रम का पहला चौथा 9वां 16वां पद लेकर उपानुक्रम बनाना है। अगर मान लो इसी उदाहरण में मैं प्राकृतिक संख्याओं का जो निरंतर वर्धमान अनुक्रम वी एन है उसका मान बदल दूं, वो कर देता हूं मैं 3n, तो इसके विभिन्न पद आ जाएंगे। इसमें n बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाओ, तो n बराबर 1 रखने पर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन। ये प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान उपानुक्रम ले लेंगे। तो फिर एक्स वी एन क्या बनेगा? अब एक्स वी एन बनेगा
इस निरंतर वर्धमान अनुक्रम में पद हैं 3, 6, 9, 12। तो मुख्य अनुक्रम का तीसरा, छठा, 9वां, 12वां पद ले लेंगे। मुख्य अनुक्रम का तीसरा पद यानी 1/3, मुख्य अनुक्रम का छठा पद यानी 1/6, 9वां पद 1/9, 12वां पद 1/12 एंड सो ऑन। तो ये उपानुक्रम हो गया। ये एक्स V1 है जिसमें V1 का मान 3 है, ये एक्स V2 है जिसमें V2 का मान 6 है, तो ये x6 हो गया। तो ये उपानुक्रम, अब जैसे यहाँ पे मुख्य अनुक्रम हमने ये लिया था उदाहरण के लिए और उसके 2 उपानुक्रमों का उदाहरण दिया है। एक उपानुक्रम में तो मुख्य अनुक्रम का पहला, चौथा, 9वां, 16वां पद लिए और दूसरे उपानुक्रम में मुख्य अनुक्रम के तीसरा, छठा, 9वां, 12वां एंड सो ऑन ये पद लिए। तो मुख्य अनुक्रम के कोई से भी पद लेकर एक नया अनुक्रम बना लें तो वो नया अनुक्रम उस मुख्य अनुक्रम का उपानुक्रम कहलाता है। और पद कौन से लेने हैं, तो कौन कौन से नंबर के पद लेने हैं, तो वो पद नंबर भी एक अनुक्रम बना लेते हैं और वो प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होता है। Vn बदलेगा तो नया उपानुक्रम आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और बेटर समझने के लिए ऐसे भी समझ लें, जैसे ये जो हमने उपानुक्रम बनाया था इसमें ये 1 क्या है, ये इस उपानुक्रम का तो पहला पद है और मुख्य अनुक्रम का भी ये पहला पद है। 1/4 क्या कहलाएगा, 1/4 इस उपानुक्रम का तो सेकंड टर्म है, दूसरा पद है और मुख्य अनुक्रम का ये चौथा है। 1/9 उपानुक्रम का तीसरा पद है और मुख्य अनुक्रम में ये 9वें नंबर पे है। ये 1/16 ये मुख्य अनुक्रम का तो उपानुक्रम का तो चौथा पद है और मुख्य अनुक्रम का ये 16वां पद है एंड सो ऑन। इस वाले में जैसे ये 1/6 है, ये मुख्य अनुक्रम का तो छठा पद है और ये उपानुक्रम का दूसरा पद है। तो किसी अनुक्रम में से ही पद लेकर नया अनुक्रम बना लें वो उपानुक्रम कहलाता है। और कौन कौन से पद लेने होंगे ये बताता है वो प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम। उसके जो पद हैं उतने में नंबर के पद लेने हैं। तो उपानुक्रम की डेफिनेशन और उपानुक्रम के कई उदाहरण को अगर हम सिस्टमेटिक लिख दें तो ये बनेगा, यदि xn कोई अनुक्रम है तथा Vn प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, जैसा कि अभी हमने समझ लिया, तब xVn से जो अनुक्रम बनेगा वह xVn में n बराबर 1 2 3 4 5 रखेंगे तो ये आएंगे, ये मुख्य अनुक्रम xn का उपानुक्रम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ मेन सीक्वेंस xn। और उदाहरण जो अभी हमने डिस्कस किया था वही यहाँ पे लिखा है। xn ये मुख्य अनुक्रम ले लिया, प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम ये ले लिया, तो इतनेवें नंबर के पद लेने अनुक्रम के, यानी पहला, चौथा, 9वां, 16वां, 25वां। तो इसमें से पहला, चौथा, 9वां, 16वां, 25वां पद लेकर उपानुक्रम बन जाएगा। तो ये उपानुक्रम का कंसेप्ट है। जैसे मुख्य अनुक्रम का कंसेप्ट है उसमें से फिर उपानुक्रम बनता है। और हम ये भी समझ लें कि उपानुक्रम भी अपने आप में एक पूरी तरह से अनुक्रम ही होता है। वो उपानुक्रम तो बस इसलिए कहला रहा है कि एक दूसरा अनुक्रम है उसमें से इसके पद लिए गए हैं। जैसे एक उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय भी अपने आप में एक समुच्चय होता है। वो उप इसलिए कहलाता है कि एक बड़े समुच्चय में से अवयव लिए गए हैं उसे बनाने के लिए। तो यहीं पर हम अपनी बात को आज के लिए समाप्त करें। आज हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट होना और ऑसिलेटिंग होना और उसके अलावा सीक्वेंस का सब सीक्वेंस क्या होता है ये पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब भी लेंगे उसमें सीक्वेंस और सब सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स लेंगे, थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।